आधी रात के वक्त जब मुझे अचानक प्यास लगी तो मैं किचन में पानी लेने के लिए गई। किचन दीदी के कमरे के बिल्कुल बगल में थी, इसीलिए मैं जैसे ही किचन से पानी पीकर निकली तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें दीदी के कमरे से आती हुई सुनाई दी और आदत से मजबूर मैंने जब उस तरफ देखा तो दीदी के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था और फिर मैंने अंदर जो नज़ारा देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। दीदी की नौकरानी उस वक्त ऊपर नीचे उसके लंबे खुले बाल लहरा रहे थे। मेरा नाम संजना है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा मंगेतर जिस कंपनी में काम करता था मैंने उसमें नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ था और 2 हफ्ते के अंदर ही मेरा जॉइनिंग लेटर मेरे पास आ गया। मेरा मंगेतर उसी शहर में नौकरी कर रहा था जहाँ पर मेरे दीदी जीजाजी रहते थे। इसीलिए मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि अभी मेरी शादी में कुछ महीने बाकी हैं और तब तक मैं दीदी के साथ ही उनके घर पर रह लेती हूँ और वहीं से अपनी नौकरी जारी रखती हूँ। अपने मम्मी पापा की मुझे ये सलाह बिल्कुल ठीक लगी, इसीलिए मैंने दीदी को फ़ोन करके बता दिया कि मैं उनके घर रहने के लिए आ रही हूँ। इसके बाद मैं उनके घर पहुँच चुकी थी। मेरे जीजा जी और दीदी अपने घर में ही अकेले ही रहते थे। घर क्या, उनके पास बंगला था। दरअसल वह बंगला उनके पिता ने अपनी एक एक पूंजी जोड़कर बनवाया हुआ था। मेरी दीदी का 8 साल का बेटा शिमला के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था और यहाँ पर दीदी भी जॉब करती थी और जीजा जी का अपना स्टार्टअप था जिसे उन्होंने अभी कुछ सालों पहले ही अपने दोस्त के साथ मिलकर शुरू किया था। क्योंकि दोनों ही लोग कामकाजी थे इसीलिए उनके घर में एक नौकरानी भी लगी हुई थी। मैं जब वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि उनकी जो नौकरानी थी उसकी भी शादी हो चुकी थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा पति क्या करता है, तो वह कहने लगी कि वह राजस्थान की एक फैक्ट्री में काम करता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम सब बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे दीदी जीजाजी किसी बात से परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने इसीलिए मजाक में जीजाजी को चिढ़ाते हुए कहा कि क्या हुआ, क्या आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। इस पर जीजाजी कहने लगे कि अरे नहीं पागल हो, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस हम लोग दिन रात अपने अपने कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि एक अजीब सा स्ट्रेस हो जाता है। मैंने कहा हाँ, ये तो सही बात है, कॉर्पोरेट की नौकरी करना बहुत ही हैडक वाला काम है, लेकिन आखिर किया भी क्या जा सकता है। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक औरत किचन से हमारे लिए खीर बनाकर लेकर आई। मैंने दीदी से पूछा कि ये औरत कौन है, तो दीदी कहने लगी कि ये हमारी नौकरानी सरिता की माँ है। मैंने कहा कि लेकिन सरिता तो यहीं है और वह अपना काम कर रही है, फिर उसकी माँ यहाँ पर क्या कर रही हैं। दीदी कहने लगी कि दरअसल तुम तो जानती हो कि हम दोनों मियाँ बीवी दिन रात अपने काम को लेकर व्यस्त रहते हैं और इस वजह से सरिता जब भी घर का काम करने आई थी तो हमारी टाइमिंग की वजह से बहुत दिक्कत होने लगी थी। जब सरिता घर पर काम करने आती तो अक्सर मुझे अपने ऑफिस जाने में बहुत देर हो रही होती थी। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सरिता को यहीं रहने के लिए बोल देती हूँ। वैसे भी घर तो पूरा दिन खाली ही बना रहता है और फिर इस घर में रहने के जगह की कोई कमी तो है नहीं। इसलिए मैंने सरिता और उसकी माँ को भी यहीं पर रहने के लिए एक कमरा दे दिया है। अब ये लोग परमानेंट यहीं पर रहते हैं और मुझे भी कोई फिक्र नहीं होती है। मैंने उस वक्त सरिता के सामने तो दीदी से यही कह दिया कि हाँ, आपने ये अच्छा किया, लेकिन जब बाद में दीदी मेरे कमरे में मुझसे बातें करने के लिए आईं तो मैंने उनसे कहा कि दीदी वैसे तो कोई बात नहीं, आपने सरिता को और उसकी माँ को घर में रहने की जगह दी, ये बहुत अच्छी बात है, पर सरिता को अभी आपके घर में काम करते हुए सिर्फ 2 साल ही तो हुए हैं और आपने सिर्फ 2 साल के विश्वास पर उसे घर में रहने की इजाज़त दे दी। आप और जीजा जी तो घर से चले जाते हैं, फिर आपकी पीठ के पीछे घर पर क्या होता है क्या नहीं, इसके बारे में आपको क्या और कैसे पता चलेगा।
दीदी कहने लगी कि संजना, तुम बिल्कुल पागल हो, तुम्हें शक की बीमारी है। इन 2 सालों में मैंने देख लिया है कि सरिता एक बहुत अच्छी लड़की है और बहुत ईमानदार भी है, इसीलिए मुझे किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। और फिर मैं अपने पर्सनल कमरे में तो ताला लगाकर ही जाती हूँ, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। मुझे दीदी की बात ठीक लगी। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको जैसा सही लगे। मैंने अपनी कंपनी को ज्वाइन कर लिया था और मैं अपने मंगेतर समीर के साथ उस कंपनी में काम करने लगी थी। मैंने समीर से कहा कि किसी दिन जब दीदी जीजा जी घर पर होंगे तो तुम भी घर चले आना और उन लोगों से मिल लेना। समीर ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हें सही मौका मिले तब मुझे तुम बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इसके बाद धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे। तकरीबन 1 हफ्ता ही हुआ होगा कि एक रात जब मैं अपने ऑफिस का काम निपटा रही थी तो उसे पूरा करते करते मुझे रात का करीब 1 बज चुका था। लेटने से पहले मैंने सोचा कि पानी पी लेती हूँ, इसीलिए मैं उठकर किचन की तरफ जाने लगी। जब मैं किचन में जा रही थी तब मैंने जीजा जी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी। उन आवाज़ों को सुनकर मेरा दिल बड़ी ज़ोरों से धड़का। मैं चुपचाप किचन में चली गई और पानी पीकर जैसे ही बाहर निकली कि वह आवाज़ें और तेज़ हो चुकी थी, जिसे मुझे बिल्कुल भी रहा नहीं गया। मैंने जब पलटकर दीदी के कमरे की तरफ देखा तो दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने जैसे ही एक हल्की सी नज़र उस तरफ डाली तो मुझे बहुत ही हल्की सी एक झलक दिखाई दी, जिससे मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और मेरा मन मचल उठा। मैं तुरंत ही शर्मा कर भाग अपने कमरे में आ गई। मैं मन ही मन सोचने लगी कि दीदी भी ना बिल्कुल पागल है, ये सब भी कोई दरवाज़ा खोलकर करता है। उन्हें कम से कम इतना ध्यान तो रखना चाहिए कि वह दरवाज़ा बंद कर लें। फिर मुझे लगा कि शायद उन्हें शुरू से दरवाज़ा बंद करने की आदत नहीं होगी, क्योंकि अब तक तो वह घर में अकेली ही रहती आई थी और इसीलिए उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। खैर जो भी हो, पर इन सब चीज़ों से मेरे मन में बुरी तरह से हलचल सी पैदा होने लगी थी और मुझे अपने मंगेतर समीर की याद सताने लगी। मेरा दिल तो किया कि मैं समीर को फ़ोन करूं, लेकिन फिर मैंने देखा कि रात काफ़ी हो चुकी थी और फिर सुबह हमें टाइम पर ऑफिस भी पहुंचना होता है। इसीलिए मैंने अपने मन पर काबू किया और अपने आप को समझा बुझाकर चुपचाप सोने के लिए लेट गई। अगले दिन सुबह जब मैं नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठी और दीदी जीजा जी को जब सामने देखा तो मेरे दिमाग में रात वाला पूरा वाक़या दोहराने लगा, जिसे सोच सोच कर मैं मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तभी जीजा जी मुझसे कहने लगे, क्या हुआ संजना, तुम बहुत मुस्कुरा रही हो। उनकी इस बात से मैं बुरी तरह से चौंक गई। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मैंने तुरंत ही बात पलटते हुए कहा कि नहीं, कुछ नहीं जीजा जी, बस ऐसे ही। फिर मैंने जल्दी से अपना नाश्ता किया और तुरंत ऑफिस के लिए निकल ली। ऑफिस में भी बार बार मुझे वही सब याद आ रहा था। मैं यही सोच रही थी कि शादीशुदा लाइफ भी कितनी अच्छी होती है ना। अब मुझे बस इंतज़ार था तो अपनी शादी का, कि कब ये कुछ महीने बीते और मैं समीर की दुल्हन बनकर उसके पास पहुंच जाऊं और बस हर वक्त मैं जिसे पसंद करती हूं वह मेरे आसपास ही बना रहे। थोड़ी देर के बाद जैसे ही समीर ऑफिस में आया, मैं उसके पास शरारत करने के लिए पहुंच गई। वह मुझसे कहने लगा कि क्या बात है मैडम, आज तो आप कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक लग रही हैं। मैं मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं उसे क्या बताऊं कि मैंने कल रात को क्या देखा। पहले तो मेरा मन किया कि मैं उसे बता दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि पता नहीं ये बताना सही रहेगा भी कि नहीं, क्योंकि मैंने वह सब कुछ जानबूझकर नहीं देखा था। वह तो बस सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी और वैसे भी किसी को भी इस तरह से देखना कोई अच्छी बात तो नहीं थी। इसीलिए मैंने समीर से बहाना बना दिया कि वह दरअसल आज मौसम बहुत अच्छा है। इसीलिए इसके बाद उसी शाम हम दोनों एक साथ कॉफ़ी पीने के लिए बाहर गए और फिर मैं वापस दीदी के घर लौट आई। मैं दीदी जीजा जी के लिए आइसक्रीम लेकर आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि लाओ मैं उन्हें कमरे में ही दे आती हूँ। मैंने दरवाज़ा नॉक किया और नॉक करके मैं जैसे ही कमरे के अंदर गई तो मैंने देखा कि दीदी की नौकरानी सरिता जीजा जी की अलमारी ठीक कर रही थी।
और जीजाजी वहीं बेड पर बैठे हुए अपना काम कर रहे थे। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मुझे वहाँ कमरे में देखते ही सरिता तुरंत ही वहाँ से निकल कर चली गई। मैंने उस वक्त जीजाजी से तो कुछ भी नहीं कहा। उन्हें चुपचाप आइसक्रीम पकड़ाकर मैं वापस आ गई। जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि दीदी बाहर हॉल में बैठकर अपना काम कर रही थी। मैंने उन्हें आइसक्रीम दी और फिर कुछ यहाँ वहाँ की बातें करके मैंने दीदी से कहा कि मैं मानती हूँ कि आप अपने काम को लेकर बिज़ी रहती हैं, लेकिन इतनी भी बिज़ी नहीं होगी कि आप अपने हस्बैंड के काम को किसी और से करवाएं। मेरी इस बात से दीदी थोड़ा हैरान हुई। फिर मैंने उनसे कहा कि सरिता आपके घर की नौकरानी है। घर का खाना पीना बनाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, ये सारी चीज़ों तक तो ठीक है, लेकिन कम से कम आपके कमरे में जो भी चीज़ें हैं या जीजा जी से जुड़ी हुए जो भी काम हैं वह तो आप हैंडल कर सकती हैं ना। इस पर दीदी कहने लगी कि अरे मेरे पास इस वक्त ज़्यादा काम था, इसीलिए मैंने ही सरिता को बोला था कि वह तुम्हारे जीजा जी की अलमारी को ठीक कर दे। इसके बाद दीदी तो वापस अपना काम करने लगी, पर मैं यही सोचने लगी कि मुझे लगता है कि शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। जब दीदी को खुद इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। लेकिन ना जाने क्यों पर मुझे ऐसा दिख रहा था कि जीजा जी के जो काम दीदी को करने चाहिए थे वह सारे के सारे सरिता कर रही थी। कभी वह उनकी शर्ट में बटन टाँगती तो कभी उनके कपड़े आयरन करती, उनके जूते पॉलिश करके उनको पहनाती। इसके अलावा ज़्यादातर मैं अब नोटिस कर रही थी कि दीदी जब घर पर नहीं होती तब सरिता उनके कमरे में ही बनी रहती। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि सरिता मेरे जीजा जी के साथ अकेले उनके कमरे में हो, पर पता नहीं क्यों दीदी को तो इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत ही नहीं थी, या फिर वह कुछ ज़्यादा ही अपने काम में डूबी हुई थी कि उन्हें अपनी घर गृहस्थी का बिल्कुल होश ही नहीं था। उन्होंने सारी की सारी जिम्मेदारी अपनी नौकरानी पर ही छोड़ रखी थी। यहाँ तक कि अपने पति की भी सारी जिम्मेदारी उन्होंने उसे ही दे रखी थी। पर वह ये बात समझ नहीं रही थी कि एक नौकरानी को इतना ज़्यादा अपने पति के करीब जाने देना कोई अच्छी बात तो नहीं थी। पर 2-3 बार मेरे टोकने के बावजूद भी उन पर तो मेरी बात का कोई असर ही नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उन्होंने कोई ना कोई बात घुमाकर मेरा ही मुंह बंद कर दिया था। लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए कई बार जब मैंने सरिता को जीजा जी के बहुत ज़्यादा करीब देखती तो फिर उसे मैं खुद टोक दिया करती थी और उसे दूसरे काम बता देती थी ताकि वह उनके आसपास से हट जाए। मुझे ऐसा लगता था कि शायद जीजा जी भी मेरे मन में जो भी चल रहा है उसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसीलिए वह मेरे सरिता को टोकने से अक्सर सहम जाया करते थे। लेकिन एक दीदी थी जिसके कान पर कोई जूं ही नहीं रेंग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी बहन को हो क्या गया है। मेरे पास जब माँ का फ़ोन आया तो 1-2 बार तो मेरा जी चाहा कि मैं उनसे ये बात कहूँ ताकि वह दीदी को समझाए, लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं दीदी ये ना सोचे कि मैं उनकी चुगली माँ से कर रही हूँ और छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हूँ। इसीलिए बस यही सब सोचकर फिर मैंने माँ से कुछ भी नहीं कहा। इसी तरह से एक रात जब मैं पानी पीने के लिए किचन में गई तो मुझे फिर से दीदी के कमरे से ठीक उसी तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं दीदी के कमरे में झांक कर नहीं देखूंगी, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान को जो काम नहीं करना चाहिए वह तो वह ज़रूर ही करता है। और इसीलिए जब मैं किचन से बाहर निकली तो ना चाहते हुए भी मेरी नज़र अपने आप ही दीदी के कमरे की तरफ गई और आज भी उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने आज अंदर देखा मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि आज मुझे हल्की सी झलक नहीं बल्कि पूरा दिख रहा था। और जो सामने शख्स था वह मेरी दीदी नहीं बल्कि दीदी की नौकरानी सरिता थी। मेरे तो हाथ पैर कांपने से लगे थे और पसीना आने लगा। मैं यही सोचने लगी कि सरिता दीदी के कमरे में इतनी रात में ये सब क्या कर रही है, और क्या वह जीजा जी हैं या फिर कोई और फिर मेरी दीदी कहाँ गई। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा सर बुरी तरह से घूमने लगा।
यही सब सोचते हुए मैं यहाँ वहाँ दीदी को देखने लगी। तभी मेरी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी। वहाँ पर छत की रोशनी आ रही थी। मुझे लगा कि क्या दीदी छत पर है। यही सोचती हुई मैं छत पर पहुँची तो वहाँ पर मैंने जो देखा उससे मेरे होश उड़ चुके थे। वाकई में मेरी दीदी छत के झूले पर लेटी हुई थी। इसका मतलब मैंने जो कुछ भी अभी तक देखा वह बिल्कुल सच था। मेरी दीदी तो जीजा जी के साथ थी ही नहीं, बल्कि जीजा जी के साथ तो इस वक्त सरिता थी। लेकिन ना जाने क्यों मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। इसीलिए मैं तुरंत ही भागकर एक बार फिर से दीदी के कमरे के पास गई। पर जैसे ही मैं वहां पहुंची तो वहां तो कमरे का दरवाज़ा बंद था और दरवाजे के नीचे से कमरे में लाइट जलने की वजह से जो रोशनी आ रही थी वह अब बंद थी। यानी कमरे में बिल्कुल अंधेरा पड़ा था। मैं तुरंत ही दौड़कर सरिता के कमरे की तरफ गई और जब मैंने बहुत ही हल्के हाथ से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह तो बड़े ही आराम से अपनी माँ के साथ सो रही थी। अब तो मैं अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे क्या हो गया है। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैं यही सोचने लगी कि क्या मैं सरिता को लेकर इतना ज़्यादा शक कर रही हूँ कि अब मुझे इस तरह की चीज़ें सामने से दिखने लगी हैं। कहीं मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ। मुझे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने जो कुछ भी देखा वह वाकई में सच था या फिर झूठ। क्या उस दिन मैंने जो कुछ दीदी के कमरे में देखा था वही सब आज मेरे दिमाग में घूम रहा था। लेकिन क्योंकि मैं सरिता को लेकर शक करती रहती हूँ इसीलिए मुझे सरिता दिख रही थी। लेकिन फिर दीदी तो छत पर ही लेटी हुई थी। फिर वह सब क्या था? मेरे दिमाग में इतनी उलझन पैदा हो चुकी थी कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए मैंने खुद को बहुत अच्छे से समझाया और चुपचाप लेट कर सो गई। पर सुबह जब मैं उठी तो मेरी आंखें बुरी तरह से सूजी हुई थीं क्योंकि मैं ठीक से सो ही नहीं पाई थी। दीदी ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या हुआ है तो मैंने उनसे कहा कि वो काम के स्ट्रेस की वजह से ठीक से नींद नहीं आई, बस इस वजह से आंखें सूज गईं। पर रात में मुझे जो भी दिखा था, चाहे वह वहम था या सच्चाई, वह पूरा वाकया मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। ऑफिस पहुंची तब भी मैं बहुत परेशान थी। समीर ने भी मुझसे पूछा कि आखिर बात क्या है कि मैं आज इतना उलझन भरी नज़र आ रही हूँ। पहले तो दिल चाहा कि मैं उसे बताऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वह ना जाने मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं इतना ज़्यादा अपने जीजा जी और उनकी नौकरानी पर शक कर रही हूँ कि मुझे सब कुछ अपनी आंखों से वह सब रियल लगने लगा और कहीं समीर मुझे पागल ना समझने लगे। इसीलिए मैंने उस वक्त उससे कुछ भी नहीं कहा। पर मैंने खुद को समझाया कि अब मैं जीजा जी और सरिता पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि जब दीदी को इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं अपना दिमाग इतना क्यों चला रही हूँ कि इस तरह का पागलपन मेरे जहन में आने लगे। इधर अभी 2-3 दिन ही बीते थे कि एक रात मैं जब किचन में पानी पीने के लिए गई तो उस दिन भी मैंने वही नज़ारा देखा जो अभी कुछ दिन पहले देखा था। मैंने तुरंत ही अपनी आंखों को मला और एक बार फिर से ध्यान से जब दीदी के कमरे में देखा तो मुझे सरिता ही नज़र आई। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और उस वक्त मैं उसे जिस तरह से देख रही थी मेरी तो जैसे सांसें ही थम चुकी थीं। मैंने अपने आप को हल्के से थप्पड़ भी मारे ताकि मैं ये महसूस कर सकूं कि मैं ये सच देख रही हूँ या फिर ये मेरा कोई वहम है। पर वह मेरा वहम नहीं था। मेरे सामने सरिता ही थी जो जीजा जी के साथ थी। मैं तुरंत ही दीदी को ढूंढने के लिए इधर उधर भागी। तभी मुझे याद आया कि उस दिन भी मैंने दीदी को छत पर देखा था। इसीलिए मैं तुरंत दौड़कर छत पर गई। पर छत पर आज मुझे दीदी कहीं भी नज़र नहीं आई। इसीलिए मैं वापस नीचे आने लगी। पर जैसे ही मैं वापस आने के लिए पलटी तभी मुझे दीदी के स्लीपर्स छत पर बने हुए कमरे के बाहर उतरे हुए नज़र आईं। और जब मैं कमरे में गई तो दीदी वहीं पर लेट कर सो रही थी। मैंने उन्हें झकझोरते हुए उठाया और उनसे कहा कि आप यहाँ पर इतने आराम से सो रही हैं और आपको खबर भी है कि आपकी पीठ के पीछे क्या हो रहा है। आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? दीदी मुझसे कहने लगी कि आखिर बात क्या हो गई है और तुम इतनी बदहवास क्यों हो। मैंने कहा कि अगर आप वह देखेंगी जो मैं अभी देख कर आ रही हूँ
तो आप भी बदहवास हो जाएंगी और आपकी भी मेरी ही तरह हालत ख़राब हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी कितनी बार टोका, लेकिन आप तो बस हर बार कोई ना कोई बात करके मेरा मुंह बंद करवा देती थी। आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह सरिता जीजा जी के करीब जाने की कोशिश कर रही है, पर आपको तो बस ये लग रहा था कि नहीं, वह नौकरानी तो बस आपका हुक्म बजा रही है, जबकि मुझे साफ तौर पर दिख रहा था कि उसका इरादा कुछ और ही है। पर आप तो ना जाने किस मिट्टी की बनी हुई हैं, और आप चलकर खुद अब अपनी आंखों से देखिए कि आज वह क्या कर रही है। बल्कि आज वह ना जाने कितने ही दिनों से वह ये सब करती आ रही है। मैंने तुरंत ही दीदी का हाथ पकड़कर खींचा और उन्हें नीचे की तरफ ले जाने लगी, लेकिन तभी दीदी ने मुझसे अपना हाथ छुड़ा लिया। वह कहने लगी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी और तुम भी चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाओ। दीदी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं तो दंग ही रह गई। मैंने उनसे कहा कि आप समझ रही हैं कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ? कि आपको अभी भी मेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही? वहाँ वह सरिता जीजा जी के साथ है, इसका मतलब समझती हैं आप? वह आपकी जगह है। क्या आप पागल हो चुकी हैं जो आपको अभी भी मामले की गंभीरता नहीं दिख रही है? दीदी मुझसे बोली कि मुझे सब कुछ समझ आ रहा है और सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे यही कहूँगी कि जो जाओ और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने दीदी से कहा कि लेकिन आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप अपने पति को किसी और औरत के साथ इतने आराम से कैसे बांट सकती हैं? मैंने उनसे गुस्से में कहा कि ठीक है, अगर आपको नहीं जाना तो मत जाइए, लेकिन मैं ये सब नहीं होने दूंगी। और मैं जैसे ही आगे बढ़ी, दीदी ने एक बार फिर से मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया और वह बुरी तरह से रोने लगी और रोते रोते मुझसे कहने लगी कि तुम भी वहाँ नहीं जाओगी और कुछ भी नहीं कहोगी, तुम्हें मेरी कसम है। दीदी के मुंह से ये बात सुनकर मैं तो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। मैंने उनसे कहा कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको हो क्या गया है? मेरा इतना कहना था कि दीदी बुरी तरह से रोने लगी। वह कहने लगी, संजना, तुम्हें नहीं पता कि मैं किस जाल में फंस चुकी हूँ। मैं अब कहीं की भी नहीं रही हूँ। मैंने कहा, क्या जीजा जी आपको धोखा दे रहे हैं? इस पर दीदी ने अपना सर इनकार में हिला दिया। मैंने कहा, तो फिर आखिर बात क्या है? वह कहने लगी कि मैं वह सब तुम्हें नहीं बता सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम इस सब से दूर रहो। जो जैसा चल रहा है चुपचाप वैसा चलने दो। मैंने दीदी को अपनी कसम खिलाते हुए कहा कि अगर आपने मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं कल सुबह ही आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी और फिर कभी भी दोबारा पलटकर आपका मुंह भी नहीं देखूंगी। मेरी इस बात से दीदी बुरी तरह से शॉक्ड रह गईं। फिर वह कहने लगी कि देखो संजना, ऐसी बातें मत करो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बहन इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत में है। मैंने कहा, अगर मेरी बहन मुझे अपना मानती है तो मुझे अपनी मुसीबत का हिस्सा बनाएगी ताकि मैं उसकी मुसीबत दूर कर सकूं। दीदी कहने लगी कि ये मुसीबत कोई भी दूर नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप एक बार मुझे अपनी परेशानी बताकर तो देखिए। इसके बाद दीदी ने कहा कि ये आज से कुछ महीनों पहले की बात है। तुम्हारे जीजा जी को उन्होंने जो स्टार्टअप शुरू किया था उसमें बहुत ज़्यादा घाटा हो चुका था और उन्होंने जो शेयर खरीद रखे थे वह भी काफ़ी नीचे चले गए थे, जिस वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे और धीरे धीरे वह डिप्रेशन का शिकार होने लगे, जिससे उन्होंने हद से ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था। मैंने उन्हें कई बार समझाया, लेकिन उन्हें तो मेरी कोई भी बात समझ में ही नहीं आ रही थी। हमारी जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी वह भी सारी बिक गई, क्योंकि तुम्हारे जीजा जी ने अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए काफ़ी सारा लोन ले रखा था, जिस वजह से हम कर्ज में डूबते चले जा रहे थे। और इधर मेरी सैलरी भी बस इतनी ही थी कि जिससे घर बस ठीक ठाक ही चल सके। इस बीच मुझे अपने ऑफिस के काम की वजह से शहर से 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा और जब मैं लौट कर आई तो मैंने देखा कि तुम्हारे जीजा जी फूट फूट कर रो रहे थे। मैंने उनसे जब उनके रोने की वजह पूछी तो उन्होंने मुझे जो वजह बताई उससे तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। उन्होंने मुझे पहले तो कुछ तस्वीरें दिखाईं। उन तस्वीरों में उनके साथ में सरिता थी और वह जिस हालत में थे उसे देखकर मैं समझ चुकी थी कि आखिर मेरी पीठ के पीछे क्या हो चुका था।
मैंने तुम्हारे जीजा जी को बहुत खरी खोटी सुनाई थी और 2-4 थप्पड़ भी जड़े कि उन्होंने मेरी पीठ के पीछे मेरे साथ धोखा किया। पर वह हाथ जोड़कर मुझसे बार बार माफ़ी मांग रहे थे। वह कहने लगे कि मैं ये सब कब और कैसे कर बैठा, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा शराब पी रखी थी कि मुझे किसी भी बात का एहसास ही नहीं हुआ। मैंने तुम्हारे जीजा जी से कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही मना करा था कि इतनी ज़्यादा शराब पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये नशा आपसे वह सब करवा देता है जो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। और देखो आज इसका नतीजा क्या हुआ। फिर तुम्हारे जीजा जी ने बताया कि सरिता और उसकी माँ ने इन तस्वीरों को खींच लिया है और वह अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वह लोग इस सब के बदले में 50 लाख रुपए मांग रहे हैं। 50 लाख रुपए जितनी बड़ी रकम सुनकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि उस वक्त 50 लाख तो छोड़ो, हम लोग 2 लाख रुपए भी अरेंज करने की स्थिति में नहीं थे। पहले तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन इधर सरिता की माँ हमारे घर आ पहुँची और फिर उसने हमें पुलिस की धमकी दी। कहने लगी कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने उनकी मुँह मांगी रकम नहीं दी तो फिर वह यह तस्वीर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगी और फिर तुम्हारे जीजा जी को जेल हो जाएगी। जेल का नाम सुनते ही मेरे और तुम्हारे जीजा जी दोनों के ही होश उड़ चुके थे। वह बार बार मेरे आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि मैं कुछ भी करके उन्हें इस मुसीबत से बचा लूं, जो भी हो। लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। भले ही उन्होंने मुझे धोखा दिया था, लेकिन वह उसकी मुझसे माफ़ी मांग रहे थे और बार बार कह रहे थे कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह नशे की हालत में किया है, उनका कोई भी गलत इरादा नहीं था। इधर मेरा जी तो चाह रहा था कि मैं तुम्हारे जीजा जी को तलाक दे दूं, लेकिन फिर मुझे अपने बेटे अर्नब का बार बार ख्याल आ रहा था कि अगर मैंने तलाक ले लिया तो मेरे बेटे के भविष्य और उसकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है जिन बच्चों के माँ बाप का तलाक हो जाता है वह बच्चे बेचारे एक बहुत ही बुरी स्थिति से गुजरते हैं। और मैं अपने बच्चे की ऐसी हालत नहीं देख सकती थी और ना ही उसे ऐसे हालातों में डाल सकती थी, इसलिए मैंने सारे हालातों से समझौता कर लिया। हमारे पास तो अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी नहीं बची थी जिसे बेचकर हम सरिता की माँ की शर्त को पूरा कर पाते। तुम्हारे जीजा जी ने इस सब से अपनी जान छुड़ाने के लिए उससे कहा कि हम ये बंगला बेच देते हैं, जिससे इस मुसीबत से हम बच जाएंगे। लेकिन अगर हम ये बंगला बेच देते तो हम सड़क पर आ जाते और फिर तो हमारे सर से छत भी छिन जाती। फिर हम लोग कहाँ जाते, और इस महंगाई के दौर में किराए पर रहना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मैंने सोचा कि मैं एक बार सरिता की माँ से बात करके देखती हूँ। इसीलिए हम जब उसके घर बात करने के लिए गए और अपनी पूरी स्थिति बताई, मैंने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा कि वह हमसे कुछ कम पैसे ले ले, तो उसने हमारे सामने जो शर्त रखी उससे हम दोनों पति पत्नी दंग रह गए। सरिता की माँ ने कहा कि अगर हम उन्हें पैसे नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, वह हमसे 1 रुपया भी नहीं लेंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारे जीजा जी को सरिता से शादी करनी पड़ेगी। सरिता की माँ की शर्त ने हमें हिला कर रख दिया था। तुम्हारे जीजा जी ने तो साफ इनकार कर दिया कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने ठान लिया कि वह अब इस बंगले को बेचकर इस रकम को चुकाएंगे और इस सब से अपनी जान छुड़ा लेंगे। लेकिन मुझे फिर यही ठीक लगा कि अगर तुम्हारे जीजा जी सरिता से शादी कर लेते हैं तो हमारे सर पर जो भी तलवार मुसीबत की लटक रही है वह हट जाएगी और हमारा घर भी नहीं जाएगा। इस वजह से मैंने तुम्हारे जीजा जी और सरिता की शादी मंदिर में करवा दी और तब से सरिता और उसकी माँ यहाँ हमारे घर पर ही रह रही है। और तुम मुझसे बार बार कहती थी ना कि सरिता जीजा जी के इतना करीब जाती है और मुझे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। फ़र्क इसीलिए नहीं पड़ता क्योंकि अब असल में तो सरिता तुम्हारे जीजा जी की पत्नी है और तुम्हारे जीजा जी ने उसके साथ जो भी किया उससे मेरे दिल में अब उनकी जगह बहुत ही कम हो गई है। इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह आदमी क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। दीदी की पूरी कहानी सुनकर मैं दंग रह गई थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ हो गया। मैंने दीदी से कहा कि आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई।
तो दीदी कहने लगी कि क्या बताती मैं तुम्हें, ये कि तुम्हारे जीजा जी का चरित्र खराब है। मैंने दीदी से कहा कि लेकिन आप 100% ये बात कैसे कह सकती हैं कि जीजा जी ने सरिता के साथ कुछ ऐसा वैसा किया ही था। आपने सिर्फ तस्वीरें ही तो देखी थी, और फिर जीजा जी जब खुद कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ भी याद नहीं क्योंकि वह बहुत नशे में थे, तो फिर आपने सिर्फ सरिता की बात पर यकीन कैसे कर लिया? क्या आपने उन दोनों की कोई जांच कराई थी? दीदी कहने लगी कि जांच कराने का मतलब तो ये था कि खुद ही पुलिस को दावत देना, और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं थी। पुलिस से बचने के लिए ही तो मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, तो फिर मैं भला जांच क्यों करवाती? मैंने दीदी से कहा कि तो फिर मुझे वह आप तस्वीरें दिखाइए। मैंने जब दीदी के फ़ोन में जीजा जी और सरिता की वह तस्वीरें देखी तो मुझे उन्हें देखकर साफ ऐसा लग रहा था कि ये तो कोई भी आराम से किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर सकता है। मैंने दीदी से कहा कि आपने इन तस्वीरों पर यकीन कैसे कर लिया? दीदी कहने लगी कि मतलब? फिर मैंने उन्हें अपने साथ लेटने को बोला और ठीक जैसी वह तस्वीर थी वैसे ही अपने ऊपर कंबल डालकर दीदी को दिखाया और उनसे कहा कि ऐसे तो मैं भी आपके साथ एक झूठी तस्वीर खींच सकती हूँ। आप खुद इस तस्वीर में देखिए कि जीजा जी आराम से सो रहे हैं, तो ऐसे तो कोई किसी के भी साथ जब वह नींद में सो रहा हो फ़ोटो खींच कर दिखा सकता है और सामने वाले के दिमाग में भ्रम डाल सकता है कि उनके बीच कुछ हुआ है। मैंने कहा क्योंकि मैं जीजा जी को काफ़ी सालों से जानती हूँ, लेकिन मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि मेरे जीजा जी की नज़र में कोई खोट है। दीदी बोली कि तुम नहीं जानती संजना, ये नशा बहुत बुरी चीज़ होती है। ये दिमाग को इस कदर ख़राब करवा देती है कि इंसान कुछ भी कर गुज़रता है। मैंने कहा मैं मानती हूँ कि आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन फिर भी जब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। दीदी ने कहा कि लेकिन अब इस सब में कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है, उन दोनों की शादी हो चुकी है, इसीलिए जो जैसा चल रहा है चुपचाप वैसा ही बना रहने दो। मैंने दीदी से कहा कि आपको जो करना था वह आप कर चुकी हैं और अब मुझे जो करना है वह मैं अपने तरीके से करूँगी, और इस सब में आप अब मुझसे कुछ भी नहीं बोलेंगी। मुझे वह सरिता शुरू से ही बहुत डाउटफुल लगती थी, और अब जब उसकी सच्चाई मेरे सामने खुल चुकी थी तो अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इस सब में ज़रूर कोई बहुत बड़ा गोलमाल है। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर मैंने अपने मंगेतर समीर को इन सब बातों के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। ये सब सुनकर समीर भी बुरी तरह से दंग रह गया। वह कहने लगा कि मैं तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि एक मामूली सी नौकरानी इतना ज़्यादा दिमाग चला सकती है कि इतनी बड़ी चाल चल सके। फिर समीर ने कहा कि लेकिन अगर वह खुद अपने मुंह से यह कबूल कर ले कि उसने जीजा जी को झूठा फंसाया है तो हम उससे पीछा छुड़वा सकते हैं। मैंने समीर से कहा कि लेकिन आखिर ये कैसे होगा कि वह खुद ही अपने किए को अपने मुंह से कबूल करे। इसके बाद समीर और मैं बहुत देर तक सोचते रहे। फिर समीर ने मुझे एक प्लान बताया जो वाकई में मुझे कारगर लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि अगर ये प्लान वर्क कर गया तो लगे हाथ जीजा जी का उस सरिता से तलाक भी हो जाएगा। मैंने समीर से कहा कि तो फिर जल्दी ही हम अपनी इस प्लानिंग को शुरू करते हैं। अगले ही हफ्ते समीर जीजा जी के घर आया, मेरा मंगेतर बनकर नहीं बल्कि उनका पड़ोसी बनकर। मैंने दीदी और जीजा जी को साफ पहले ही बोल दिया था कि वह समीर को बिल्कुल भी नहीं पहचानेंगे, बल्कि ऐसे ही दिखाएंगे कि जैसे उन्होंने उसे कभी नहीं देखा। उन्होंने भी मेरी इस बात में हामी भर दी थी। समीर जब घर आया तो उसने सबके सामने यही बोला कि वह हमारा नया पड़ोसी है और 2 दिन पहले ही लंदन से लौटा है और उसने हमारे बंगले के सामने वाला बंगला खरीदा है। वह यहाँ पर नया है, किसी को भी नहीं जानता है, और इसीलिए पड़ोसी होने के नाते और ये बंगला खरीदने की खुशी में वह हम लोगों को मिठाई खिलाने के लिए आया है। समीर ने सरिता और उसकी माँ के सामने बिल्कुल इस तरह से दिखाया कि वह बंगला खरीदने की खुशी में हम लोगों को मिठाई खिलाने के लिए आया है। समीर ने सरिता और उसकी माँ के सामने कहा कि वह एक करोड़पति बाप की इकलौती औलाद है और उसके पिता का देहांत कुछ महीनों पहले ही हो गया था, इसीलिए
वह यहाँ का सारा बिजनेस संभालने के लिए वापस इंडिया आ चुका है और उसकी माँ तो काफ़ी सालों पहले ही मर चुकी है और अब वह इस दुनिया में अकेला है और पूरी जायदाद का इकलौता मालिक है। समीर ने जीजाजी से कहा कि उसे एक भरोसेमंद नौकरानी की ज़रूरत है जो उसके घर का सारा काम अच्छे से संभाल सके, क्योंकि वह यहाँ पर नया है और वह किसी को भी नहीं जानता, तो वह किसी को भी यूं ही अपने घर पर नहीं रख सकता। इस बात पर जीजा जी के बोलने से पहले ही सरिता की माँ ने कहा कि उनकी बेटी सरिता जीजा जी के यहाँ पर काफ़ी सालों से काम कर रही है और वह समीर के घर पर भी आराम से काम कर सकती है। सरिता की माँ ने मेरी प्लानिंग को और भी ज़्यादा आसान कर दिया था। मैं जैसा चाहती थी ठीक वैसा ही हुआ और अगले ही दिन से सरिता ने समीर के घर जाना शुरू कर दिया। मैं अच्छे से जानती थी कि ये माँ बेटी ज़्यादा पैसा देखकर लालच में आ जाएंगी और तुरंत ही अपना शिकार बदल लेंगी और ठीक वैसा ही हुआ। उन्होंने जैसे ही देखा कि अब एक करोड़पति एनआरआई लड़का उनकी झोली में आ गिरने के लिए पहले से ही तैयार बैठा है, तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें। जीजा जी के घर के सामने बंगलों को हम लोगों ने पहले ही किराए पर ले लिया था, क्योंकि हमसे पहले भी वहाँ पर कुछ लोग किराए पर ही रहते थे। हमने उस बंगलों में जगह जगह कैमरे लगा दिए थे। इधर सरिता की माँ ने उसे अच्छे से समझा दिया था कि अब उसे समीर को अपने जाल में फंसाना है और सरिता ने ठीक वैसा ही करना भी शुरू कर दिया था। वह छोटी छोटी चीज़ों में समीर के हद से ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करती रहती थी और इधर समीर भी उसे खूब मौके दे रहा था ताकि उसे भी ये इशारा मिल जाए कि वह जो समीर से चाहती है समीर भी उससे ठीक वही चाहता है। धीरे धीरे एक महीना बीत गया था और अब समीर और सरिता एक दूसरे से खूब खुलकर हंसी मजाक करने लगे थे और खूब बातें करते थे। समीर ने एक तरह से सरिता को अपनी दोस्त बना लिया था और हद से ज़्यादा उनके बीच करीबी भी आ चुकी थी। इसीलिए अब सरिता का ध्यान जीजा जी पर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अब उसे अपना नया मकसद मिल चुका था और अब वह वक्त भी आ चुका था जब हम अपने प्लान को अंजाम देते। जो भी दिन समीर ने सरिता के साथ अब तक बिताए हुए थे उनमें उसने सरिता को एक हाई लाइफ स्टाइल की ऐसी लत लगवा दी थी कि अब उसे वह सब कुछ बहुत पसंद आने लगा था। समीर अक्सर सरिता को अपने साथ पार्टीज़ में और क्लब्स में लेकर जाने लगा था और उसने उसे शराब पीना भी सिखा दिया था और वह उसे बहुत ही अच्छे अच्छे और फैशनेबल कपड़े भी पहनने के लिए दिया करता था। ये सब सरिता को बहुत पसंद आने लगा था। इसीलिए प्लान को अंजाम देने वाले दिन समीर ने सरिता को अपने पास बिठाया और फिर दोनों ने जमकर शराब पी। हालांकि उस वक्त शराब सिर्फ सरिता पी रही थी, समीर सिर्फ शराब को पीने का नाटक कर रहा था। इसके बाद समीर ने सरिता को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ये देखकर सरिता खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह कहने लगी कि मैं खुद तुमसे दिल ही दिल में बहुत प्यार करने लगी थी। पर समीर ने कहा कि लेकिन तुम तो शादीशुदा हो, फिर हम दोनों शादी कैसे करेंगे। सरिता ने कहा कि मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी, तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। इसके बाद समीर ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब एक पल की भी दूरी मुझे तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगीं। इसके बाद समीर ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हुए सरिता के सामने कहा कि तुम्हें पता है मेरे पापा एक करोड़पति इंसान हैं, लेकिन वह अपनी प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि मेरी माँ तो काफ़ी सालों पहले ही मर चुकी थी और वह किसी दूसरी औरत से शादी करना चाहते थे और उसके बच्चे को अपना वारिस बनाना चाहते थे। लेकिन मैंने ये सब नहीं होने दिया और मैंने इसीलिए एक दिन अपने पिता को, जब वह शराब के नशे में थे, उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया और फिर वह हमेशा हमेशा के लिए भगवान को प्यारे हो गए और ये जायदाद अपने आप ही मेरे नाम पर हो गई और किसी को आज तक मुझ पर शक भी नहीं हुआ। समीर कहने लगा कि ये शराब भी बहुत काम की चीज़ है, ये बड़े से बड़े काम को आसान कर देती है। जब सरिता ने समीर के मुंह से ये बात सुनी तो सरिता खुद कहने लगी कि ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये शराब वाकई में बड़े से बड़े काम आसान कर देती है। फिर सरिता ने कहा कि मैं भी तुम्हें आज एक बात बताऊं, मैंने भी इसी तरह से एक बहुत बड़े काम को अंजाम दिया था। सरिता ने कहा कि मैं जिस मालिक के यहाँ पहले काम करती थी
उस इंसान को भी शराब पीने की बहुत लत थी और इस बात का मैंने फ़ायदा उठाया। मैंने उसकी शराब में नशे की गोली मिला दी जिससे वह पूरी तरह से बेहोश हो गया और फिर मैंने उसके साथ अपनी कुछ ऐसी तस्वीरें खींच ली जिससे उसे ये लगे कि उसने नशे की हालत में मेरे साथ कुछ गलत किया है। और फिर मैंने उसे ब्लैकमेल किया और वह बेवकूफ़ मेरी बात भी मान गया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ निकली कि उसने पुलिस के डर की वजह से इस बात की जरा सी भी जांच परख नहीं की कि मैं जो भी कह रही हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। और आंख मूंद कर मेरी सारी बातों पर उन लोगों ने यकीन कर लिया और फिर वह मुझे अपने पति से शादी करवाने के लिए तैयार हो गई क्योंकि उसके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने भी उसके पति से बस यही सोचकर शादी कर ली कि कम से कम मैं एक आलीशान ज़िंदगी तो जी सकूंगी। लेकिन अब तुम मुझे मिल गए हो और तुम मेरा सच्चा प्यार हो, इसीलिए मैं अब तुम्हारे लिए ये सब कुछ छोड़ दूंगी। समीर ने तुरंत ही सरिता को झूठा दिखावा करते हुए गले से लगा लिया और कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अब सिर्फ मेरी बनकर रहो। इसके बाद अगले ही दिन सरिता ने घर जाकर जीजा जी को तलाक के कागज़ पकड़ा दिए। जीजा जी भी दंग रह गए थे कि सरिता उन्हें अपनी मर्जी से तलाक दे रही थी। जीजा जी ने मौका अच्छा देखते हुए सरिता को तलाक दे दिया। सरिता की माँ भी बहुत खुश थी कि अब उन्हें घर बैठे बिठाए एक करोड़पति दामाद मिल गया और अब तो हद से ज़्यादा आलीशान जिंदगी उनका इंतज़ार कर रही है। इधर जैसे ही सरिता खुशी खुशी समीर के बंगले की तरफ जाने के लिए मुड़ी कि तभी समीर और मैं पुलिस लेकर जीजा जी के घर पहुंच गए थे। उन दोनों को तो कुछ भी पहले समझ में ही नहीं आया कि उनके साथ ये क्या हुआ है। उसके बाद मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि किस तरह से हमने भी उनके साथ वैसा ही धोखा किया जैसा कि उन्होंने मेरे दीदी और जीजा जी के साथ किया था। सरिता बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी और समीर से कहने लगी कि वह उससे सच में बहुत प्यार करती है। मैंने उसे तुरंत ही एक झटके से समीर से दूर किया और मैंने उससे बोला कि ये कोई करोड़पति बाप का बेटा नहीं और ये तुमसे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करता है क्योंकि समीर मेरा मंगेतर है। ये सुनकर सरिता की दिमागी हालत खराब होने लगी। वह कहने लगी कि लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ समीर। सरिता की माँ भी बुरी तरह से बौखला गई। उसके बाद हमने पुलिस को वह पूरा वीडियो दिखा दिया जिसमें सरिता ने खुद अपने मुंह से यह कबूल किया था कि किस तरह से उसने मेरे जीजा जी को झूठे इल्ज़ाम में फंसाया था और फिर पुलिस में पकड़वाने का डर दिखाकर किस तरह से उसने पहले तो पैसों से ठगने की कोशिश की और जब पैसे नहीं मिले तो उसने उनसे शादी कर ली और फिर उन्हें अपने हाथ की कठपुतली इस कदर बना दिया था कि वह अपनी मनमर्जी के हिसाब से जीजा जी का इस्तेमाल करती रहती थी और जीजा जी कुछ भी नहीं कह पाते थे क्योंकि जब भी वह सरिता से उसकी इच्छा ना पूरी करने के लिए कहते तो सरिता उन्हें बात बात पर यही धमकी देती थी कि अगर जीजा जी ने उसकी बात नहीं मानी, उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया तो वह अगले दिन ही पुलिस में जाकर उनकी वह तस्वीरें दिखा देगी। पुलिस सरिता और उसकी माँ को पकड़ कर ले गई। दीदी और जीजा जी दोनों ने ही मुझे और समीर को बहुत बहुत शुक्रिया कहा। वह दोनों कहने लगे कि अगर आज हम ना होते तो सरिता शायद ही है जो सीधी तरह से जीजा जी को अपनी मर्जी से कभी तलाक देती और उसका जो झूठ था वह हमारे सामने तो आता ही नहीं। मैंने दीदी से कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पूरी सच्चाई जाने बिना कभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन आपने तो अंधाधुंध उस लड़की पर विश्वास कर लिया। दीदी ने जीजा जी से तुरंत ही माफ़ी मांगी, लेकिन जीजा जी ने भी दीदी से माफ़ी मांगी और कहा कि तुमने मुझे ना जाने कितनी बार शराब से दूर रहने के लिए कहा था, पर मैं तुम्हारी बात एक बार भी नहीं मान रहा था और फिर देखो उसका ही नतीजा ये निकला कि मुझे और तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा। जीजा जी ने दीदी से वादा किया कि वह अब आज के बाद कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे, फिर चाहे स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो। आज जीजा जी और दीदी एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं और जीजा जी ने अपने बिजनेस को एक नए मुकाम पर पहुंचाने के लिए दुगनी मेहनत करना भी शुरू कर दिया है और मेरी समीर से शादी हो गई है और मैं भी अब वह ज़िंदगी उसके साथ जी रही हूँ जो मैं हमेशा से ही जीना चाहती थी। दोस्तों, नशा किसी भी समस्या का हल कभी भी नहीं हो सकता, बल्कि नशे से समस्या और भी ज़्यादा विकट हो जाती है।
हमें हमेशा समस्या का समाधान शांति से और सोच समझकर निकालना चाहिए, ना कि अपनी समस्याओं में डूबकर हमें नशे का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि नशा हमें ऐसे गलत रास्तों पर भेज देता है जिससे हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।